बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लॉजिक और बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अकाउंटिंग को बहुत तफसील से पढ़ रहे हैं या इसको बतौर प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, बल्कि इसका मुखातिब या इसकी ऑडियंस वो लोग हैं जो बिज़नेस में किसी दूसरी कैपेसिटी में इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर वो ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं या क्वालिटी के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। तो इसका मकसद उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है और इसकी लॉजिक समझाना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि बिज़नेस बहरहाल प्रॉफिट कमाने के लिए होता है और इसमें अगर किसी भी काम के नतीजे में प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा या उस फाइनेंशियल टर्म में फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर उसकी कोई बिज़नेस लॉजिक नहीं है। तो इन डिपार्टमेंट्स में यानी फाइनेंस से हटकर जो दूसरे लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको अकाउंटिंग और फाइनेंस की थोड़ी बहुत समझ होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो समझ सकें कि फाइनेंशियल मामलात किस तरह से चलते हैं और वो इस समझ के बाद उनके लिए अपनी जॉब को, अपने डिपार्टमेंट के काम को बिजनेस के अल्टीमेट एम यानी प्रॉफिट के साथ रिलेट करना और उसके साथ अलाइन करना आसान हो जाएगा। तो हम इसे एक बहुत ही सादा और बहुत ही इंट्यूटिव मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लें कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है, अपने एक दोस्त से भी पैसे लिए और खुद भी पैसे डाले और आपने इस तरह का कोई एक स्टोर शुरू कर दिया और आपने स्टोर चलाना शुरू कर दिया। आप चीज़ें लेते हैं और बेचते जाते हैं, लेकिन आप उसका कोई बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। तो कुछ अरसे के बाद आपको मालूम ही नहीं हो पाता कि आपके पास पैसे आ कितने रहे हैं, जा कितने रहे हैं, आपसे उधार पे चीज़ें ले किसने रखी हैं, आपसे उधार पे चीज़ें दी किसने हैं, आपने किसी को कितने पैसे देने, किसी ने आपको कितने देने, आपका प्रॉफिट क्या हुआ। तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती है कि मैं काफ़ी सारे पैसे कोई मैंने देने, किसी से पैसे लेने हैं, कुछ चीज़ें मैं बेच रहा हूँ, उन पे प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मुझे ठीक से मालूम नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है और कितना, कहीं उसमें नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं से पैसा लीक हो रहा है, कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसी जगह मुझे मालूम हो जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। तो आपको इसकी समझ नहीं है क्योंकि आपने इसका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ। इसी दौरान में आपका दोस्त जिससे आपने पैसे लेके उसके साथ इन्वेस्ट किए थे इस बिजनेस में, वो भी आपकी दुकान पे आ जाता है और वो कहता है कि भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, क्या हुआ, मैंने भी पैसे लगाए थे, उनका क्या बना। तो आप उसे कुछ पैसे पकड़ा देते हैं कि हाँ ये देखो कुछ प्रॉफिट हुआ है, मेरे पास आज इतना कैश है, इतना तुम ले लो, इतना मैं ले लेता हूँ। वो कहता है ये तो कोई बात ना हुई, देखिए मैं सिर्फ इसी चीज़ में, मुझे कैश में ही इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये समझना भी चाहता हूँ साथ में कि मैंने जो पैसा लगाया था, जिसको तुम मैनेज कर रहे हो, वो पैसा कुछ प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, लॉन्ग टर्म में कमाएगा नहीं कमाएगा, और फिर ये जो तुम पैसे मुझे दे रहे हो इसका क्या हिसाब किताब है, मेरे कितने बनते थे और तुम कितने दे रहे हो। तो आप उसे कहते हैं अच्छा मैं इसका कोई हिसाब किताब लगाता हूँ, तो आपकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता है कि हाँ अब तो आपको ये भी नहीं मालूम, पहले तो आपको खुद ही ठीक से अंदाज़ा नहीं था, अब तो आपका दोस्त आया तो आपको ये भी नहीं मालूम कि आपके साथ जो दूसरा ओनर है जिसके बिहाफ पे उसके बिहाफ पर भी आप बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको तो ठीक से ये भी मालूम नहीं है कि उसके कितने पैसे हैं, आपके कितने पैसे हैं, उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस पे कितना हो रहा है। और फिर इसी तरह से मामला चलते जाते हैं, आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन ठीक से हो नहीं पाता और थोड़े अरसे के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि आपके पास से तो कैश भी ख़त्म होता जा रहा है।
तो अब आप ये सोचते हैं कि मैं ये करता हूँ कि मैं किसी और दोस्त को भी शामिल कर लेता हूँ, उसे कहता हूँ कि वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करे, क्योंकि बज़ाहिर बिजनेस नीचे जा रहा है, उसकी कोई ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड भी करना चाहता हूँ, तो तुम भी कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दो, तो इस बिजनेस में हमारे इजाफा हो जाएगा और इससे सहारा मिल जाएगा। वो कहता है अच्छा, मैंने पैसे लगाने हैं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस चल कैसे रहा है। आप उसे कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल रहा है, काफ़ी सारा माल बिक जाता है। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ठीक से दिखाओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इस वक्त तुम्हारे पास क्या है, तुमने किसी का क्या देना है, तुम्हारा अपना क्या है, वहाँ कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और कितने कर्ज हैं, वो कब देने हैं, और कितनी कैश आती है, कितनी जाती है, कितने क्रेडिट पे हो रहा है काम। तो आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो आप कहते हैं अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ। लेकिन अब आपकी परेशानी में इजाफा हो चुका है। आप सोचते हैं अच्छा इसने इन्वेस्ट नहीं किया, और दूसरी तरफ मेरे पास कैश भी नहीं है, बज़ाहिर मामलात गड़बड़ लग रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी से कर्ज ले लेता हूँ और उसको एक दफ़ा कैश इंजेक्ट करता हूँ बिजनेस में, और फिर ठीक से हिसाब किताब भी कर लूँगा। अब आप एक क्रेडिटर के पास जाते हैं, यानी कर्ज देने वाले आदमी के पास, तो उसे कहते हैं कि जी मेरा बिजनेस है और मैं कुछ एक्सपेंड करना है, तो आप मुझे कर्ज दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगा और उसके ऊपर प्रॉफिट भी दूंगा। वो कहता है देखो भाई, मैं क्रेडिटर हूँ, मैं अपना पैसा लगाऊंगा तो मुझे पहले ये देखना है कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ वो कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो तुम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी पोजीशन दिखाओ। अब आप दोबारा से परेशान होते हैं और कि आपके पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कोई हिसाब किताब, ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप थोड़ा सा परेशान होते हैं और वो आपकी परेशानी देखकर समझ जाता है, और सिंस इज़ अ नाइस गाय, तो वो कहता है देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम मुझे इस तरह की कोई रिपोर्ट दिखाओ, इस तरह की दिखाओ, इस तरह की दिखाओ। अच्छा, आप कहते हैं अच्छा ये क्या चीज़ है। वो कहता है देखो, ये जो है ये एक कंपनी की, इसको बैलेंस शीट कहते हैं, और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारा उस बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और ऑनर का कितना पैसा लगा हुआ है, ऑनर की कितनी इक्विटी है। एक तो मुझे ये दिखाओ ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि तुम्हारे बिजनेस की क्या सूरत हाल है, उसके कितने एसेट्स हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं, यानी उसने कितने पैसे इधर उधर देने हैं, और ओनर का क्या स्टेक है। दूसरा, मुझे पिछले कुछ अरसे के लिए इस तरह से दिखाओ कि तुम्हारी इनकम क्या है, इसमें लिखा हुआ हो कि तुमने बेचा कितना है, और तुम्हारे एक्सपेंसेस कितने थे, और तुम्हारी उस जो कुछ बेचा है उसमें से तुम्हारे एक्सपेंसेस निकाल दें तो नेट इनकम बन जाएगी। एक तो मुझे ये पता होना चाहिए। एक ये पता हो कि आज बिजनेस कहाँ खड़ा है, उसकी क्या सूरत हाल है, कि आज की तारीख में उसके पास कितने एसेट्स हैं, उसकी कितनी लायबिलिटीज़ हैं। दूसरा ये कि पिछले कुछ अरसे में किसी पीरियड के लिए उसने कितनी इनकम हुई है। और उससे आगे मुझे ये भी चाहिए कि पिछले कुछ अरसे में तुम्हारे पास कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है। मैं इससे भी कंसर्न्ड हूँ कि कितना तुम्हारा कैश कितना आता है और कितना जाता है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि तुम कहीं कैश ठीक से मैनेज कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो अब आपकी थोड़ी सी बात समझ में आती है कि हाँ, इस तरह की कोई चीज़ तो होनी चाहिए। मसलन पता चले कि आज बिजनेस की क्या सूरत हाल है, पिछले कुछ अरसे में इसने कितना पैसा कमाया है, और कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है। हाँ, आपको ये वाली नज़र आती है कि देखें जी कि इतना कैश रिसीव हुआ था, इतना कैश पे किया, यानी ये इतना कैश का इनफ्लो हुआ, यानी आपके बिजनेस में आया। ये आउटफ्लो हुआ जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये नेगेटिव अमाउंट है। इसी तरह से ये कैश आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है।
इतना फिर आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, और ये ख़ास पर्टिकुलर डेट को इतना कैश हमारे पास मौजूद है। तो आप कहते हैं ओके, नाउ दिस मेक सेंस, ठीक है। लेकिन आप उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बता दिया, मुझे ये तो समझ आ रही है कि ये इनकम वाली बात मुझे समझ में आ रही है कि इनकम क्या चीज़ होती है, कि ठीक है मैंने जितनी चीज़ें बेची एक ख़ास अरसे में और उस पर मेरे जितने एक्सपेंसेस थे वो मैं निकाल दूंगा, तो बाकी जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट या इनकम होगी। ये बात मेरी समझ में आ गई। ये कैश वाली बात भी मेरी समझ में आ रही है कि इतना कैश फलां डेट को बाहर गया, इतना अंदर आया, इतना बाहर गया, इतना अंदर आया, और आज की डेट में इतना कैश मौजूद है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि इसकी एक बड़ी अहमियत है, पता चले कि कैश कहाँ कहाँ जा रहा है, किधर से आ रहा है, और अवेलेबल कैश कितना है, और हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइन, लेकिन ये क्या चीज़ है? ये बैलेंस शीट की मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आ रही, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। तो वो आपको बताता है कि देखो, जो पिछली दो चीज़ें आपने कही कि ये इनकम वो किसी ख़ास पीरियड के लिए होती है, पिछले 6 महीने में, 2 महीने में इतना आपने बेचा, इतना आपका खर्च आया, इतनी आपकी इनकम हुई। इसी तरह कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होती है वो भी इसीलिए होती है कि पिछले कुछ अरसे में इतना कैश आपके पास आया, इतना वापस गया। ये जो बैलेंस शीट है ना, ये असल में किसी पर्टिकुलर डेट पर होती है, यानी आज आप मुझसे पैसे मांगने के लिए आए हो, तो मैं आज की तारीख में देखना चाहता हूं कि आपके पास क्या कुछ है। तो एक तो मुझे आपके एसेट्स देखने हैं, तुम्हारे पास इतना कैश है, इतने रिसीवेबल्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं। तुम्हारी लाइबिलिटीज इतनी है, नोट्स पेबल इतने तुमने देने हैं, अकाउंट्स पेबल इतने हैं, ओनर की इक्विटी इतनी है। आप कहते हैं ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि आज की तारीख में नजर आए, लेकिन मुझे फिर भी इसमें कुछ चीजें नहीं समझ आ रही। मिसाल के तौर पर कैश तो समझ आता है, मेरा एसेट है, ये अकाउंट रिसीवेबल कैसे एसेट है और ये क्या चीज है, और फिर ये ओनर की इक्विटी का क्या मामला है। तो वो आपको कहता है कि देखो, एसेट are economic resources that are owned by a business and are expected to benefit future operations। कहता है कि हर वो चीज जो बिजनेस, वो रिसोर्स जो बिजनेस के पास है, जिससे बिजनेस फ्यूचर में फायदा उठा सकता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी से कोई रकम लेनी है, वह भी आपके पास आई नहीं है, लेकिन वो भी एसेट है, उसे अकाउंट रिसीवेबल जो है उससे आप फ्यूचर में फायदा उठा सकते हैं। लाइबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी डेट्स हैं या ऑब्लिगेशंस हैं, जो फ्यूचर में ये जाहिर करती हैं कि फ्यूचर में आपके पास से पैसा चला जाएगा किसी दूसरे की तरफ। ये लाइबिलिटीज हैं। मिसाल के तौर पर आपने नोट्स दिए हुए हैं पेएबल, आपने किसी से कोई कमिट किया है कि इतने पैसे हम आपको फलां डेट को देंगे। अकाउंट्स पेएबल है, आपने चीज़ें ले ली हैं, पैसे देने हैं, और तो ये चीज़ें जो हैं वो लाइबिलिटी है। और जो ओनर इक्विटी वो है जो आपने पैसा डाला हुआ है, जो ओनर हैं, आप अकेले ओनर हैं या आप 2 हैं या 3 हैं या 50 हैं, जितने भी हैं, वो जो उन्होंने डाला हुआ है और पैसा डाला हुआ है, और वो उन्होंने इसमें से बिजनेस पर उनका क्लेम है कि इस बिजनेस में इतना पैसा उनका लगा हुआ है। आप कहते हैं ओके ठीक है, एसेट वाली बात समझ में आ गई, लाइबिलिटीज वाली भी समझ में आ रही है। एसेट वो चीज़ है जिसने फ्यूचर में फ़ायदा देना है, लाइबिलिटी वो है जो फ्यूचर में आपके पास से निकल के दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन ये ओनर ने अगर पैसा लगाया हुआ है तो ये भी क्या एसेट नहीं है? तो यहाँ पे वो आदमी आपको बताता है कि यस, यहाँ एक बहुत ख़ास समझने की बात है, वो है बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो आपको बताता है कि बिजनेस एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट दैट एंगेजेस इन आइडेंटिफाइबल बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटी कोई ऐसी इकोनॉमिक यूनिट होती है
जो कि आइडेंटिफाइबल बिजनेस एक्टिविटीज करती है। अब आप बता सकते हैं कि ये कर रही है। मिसाल के तौर पर आपके केस में आपका स्टोर है, आप चीजें रखते हैं और बेचते हैं। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस business entity is regarded as separate from personal activities of its owner। अकाउंटिंग की नजर में बिजनेस अलग चीज है, उसका ओनर अलग चीज है। यानी जब हम बिजनेस की हेल्थ देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बिजनेस का क्या है। तो असल में हम देख रहे हैं कि बिजनेस में अगर ओनर का पैसा लगा हुआ है तो वो भी बिजनेस का नहीं है, वो ओनर का है, वो किसी वक्त बिजनेस से निकाल लेगा। इसको दूसरी तरह से समझें। वो क्रेडिटर आपको बताता है कि देखो मैं क्रेडिटर हूं, मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में है, मेरा इंटरेस्ट आप में नहीं है कि आप कौन है। आपकी जगह कोई दूसरा बंदा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैंने बिजनेस में पैसा लगाना है, जहां से मैंने पैसे वापस हासिल करने हैं, प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं, ओनर में। मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में है और मैं बिजनेस को आपसे अलग देखना चाहता हूँ। यानी मैं देख रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस में पैसा डाल रहा हूँ, मुझे वापस क्या मिलेगा। तो उसमें दरअसल मैं आपने जो पैसा लगाया हुआ है, जो आपकी इक्विटी है, उसमें वो भी मेरी नज़र में लायबिलिटी है कि मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में, आप में नहीं है। इस बात को ज़रा अच्छी तरह से समझें कि जो बिजनेस होता है, हम बतौर बिजनेस उसे देखते हैं, हम उसे उसके ओनर से अलहदा करके देखते हैं। हम जो कुछ बिजनेस का है हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, और जो उसमें उस बिजनेस में ओनर का जो भी क्लेम है वो भी हमारी नज़र में बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हम तो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। इसी वजह से यहाँ पे आपको मैं दूसरी बात भी बता दूं कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं या पब्लिक कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स ट्रेड होते हैं, उसमें तो बाकायदा ये लेजिस्लेशन है, लीगली बिजनेस एक अलहदा चीज़ होती है जो कि उसके ओनर से बिल्कुल अलहदा होती है। उसकी अपनी लायबिलिटीज़ होती हैं, उसके अपने मामलात होते हैं। बिजनेस की जो लायबिलिटीज़ हैं वो ओनर की नहीं है, जो ओनर की हैं वो बिजनेस की नहीं होती। तो ये बात थोड़ी सी समझने के लिहाज से मुश्किल है, लेकिन इसको दोबारा से समझने की कोशिश करें। मैं अगर कोई इन्वेस्टर हूँ या क्रेडिटर हूँ तो मैं एक जगह जाता हूँ, बाजार में एक दुकान देखता हूँ, वहाँ पे कुछ चल रहा है, बिजनेस हो रहा है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि ये बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, उसका ओनर कौन है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैं पैसा बिजनेस में लगाना चाहता हूँ, वहाँ से पैसा कमाना चाहता हूँ। तो मैं देखूंगा कि बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। तो मैं बतौर बिजनेस को एक अलग चीज के तौर पर देखना चाहता हूं जो कि उसके ओनर से बिल्कुल अलहदा है। लिहाजा उसमें जो ओनर का क्लेम है वो भी मेरी नजर में बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है कि वो तो बिजनेस में से अगर ओनर ने कभी भी निकाल सकता है। तो ये बिजनेस का आइडिया है, ठीक है। इस वजह से हम एसेट्स में जो ओनर की इक्विटी है उसको एसेट्स नहीं गिनते, बल्कि बिजनेस के नज़र में वो भी उसकी एक लायबिलिटी है। और बैलेंस शीट में होता ये है कि आपके जो एसेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं आपकी लायबिलिटीज प्लस जो ओनर की इक्विटी होती है। इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें, एसेट्स 1,17,800 हैं और लायबिलिटीज और ऑनर की इक्विटी मिलाकर भी 1,17,800 हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको आपने याद रखना है, इसकी इम्पोर्टेंस एक है। तो यहाँ तक जो भी है हम उसे सम अप कर लेते हैं। हमने कहा कि आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और आप किसी के साथ मिलके शुरू करते हैं, तो थोड़े अरसे बाद आपको पता चलता है आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है आप कितना कमा रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है।
फिर जब आपका दोस्त आके मुतालबा करता है तो आप मज़ीद परेशान होते हैं, फिर आपके पास कैश मज़ीद ख़त्म हो जाता है तो आप किसी से पैसे लेने के लिए जाते हैं कि वो फर्दर इन्वेस्ट करे। वो आपसे पूछता है कि आपके बिजनेस के क्या हालात हैं, तो आप उसे नहीं बता सकते। फिर आप एक क्रेडिटर के पास जाते हैं जिससे आप पैसे कर्ज पर लेना चाहते हैं और वो भी आपसे यही कुछ पूछता है। और फिर वो आपको बताता है कि वो दरअसल क्या पूछ रहा है। वो कहता है कि मैं कम से कम 3 चीज़ें देखना चाहता हूँ कि आज की डेट में तुम्हारे बिजनेस की क्या हालत है, क्या पोजीशन है। दूसरी चीज़, पिछले कुछ अरसे में आपने कितनी इनकम कमाई है और पिछले कुछ अरसे में आपके पास कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। और आखिरी बात हमने उसने आपको ये समझाई कि देखो, बिजनेस जो है वो अकाउंटिंग की नज़र में या किसी भी इन्वेस्टर की नज़र में, क्रेडिटर की नज़र में, उसके ओनर से अलग एक चीज़ होती है, उसकी अपनी एक खास हैसियत होती है। और जो पैसा उसमें ओनर का क्लेम है वो भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। अब आपको बात समझ में आ रही है, आप कह रहे हैं यस, ये तो बात समझ में आती है, वाकई इस किस्म की रिपोर्ट्स तो होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए कि अगर मैं बिजनेस को मैनेज कर रहा हूँ, मेरा अपना भी पैसा लगा हुआ है और मेरे दोस्त का भी लगा हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी होनी चाहिए। मुझे पता हो कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है। मुझे ये भी पता होना चाहिए किसी खास स्टेट पर मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन है। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी इनकम क्या है। अच्छा, यही रिक्वायरमेंट मेरे बिजनेस ओनर की भी है, यानी मेरे साथ जो दूसरा मेरा दोस्त है जो बिजनेस का ऑनर है मेरे जितना, उसको भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए और उसका भी ये मुतालबा है कि मालूम होनी चाहिए। मैं इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जाऊंगा तो वो भी यही पूछता है। मैं क्रेडिटर के पास क्रेडिट लेने के लिए जाता हूँ, कर्ज लेने के लिए जाता हूँ, वो भी यही पूछता है। और फिर आपको ख्याल आता है कि अगर आपके पास कोई रेगुलेटर्स आ जाएं और या आपसे पास टैक्स लेने वाले आ जाएं, तो वो भी आपसे यही कुछ पूछेंगे। तो अब आपको समझ आ रही है कि यस, इस तरह की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो तो होनी चाहिए, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को, चाहे वो बिजनेस का मैनेजर है, चाहे वो उसका ओनर है, जो उसके इन्वेस्टर है, उसका क्रेडिटर है, रेगुलेटर है, सबको ये चीज़ें और ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अब आप एक्साइटेड हैं और आप सोचते हैं कि ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, लेकिन ये होता कैसे है, ये कौन करता है, ये कैसे होता है, ये कहाँ से आती हैं, ये रिपोर्टें कैसे बनती हैं। तो फिर वो शख्स, वो क्रेडिटर जो आपको सारी चीज़ें समझा रहा है, वो आपको बताता है कि देखो, इस काम के लिए एक पूरा प्रोफेशन है जिसको अकाउंटिंग कहते हैं, जो कि क्या है दरअसल, अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। कि देखो, एक पूरा काम है, एक पूरा प्रोफेशन है, एक सिस्टम है जिसे अकाउंटिंग कहते हैं। उसका काम ही ये है कि आप जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो उसे रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको एनालाइज करता है, वेरीफाई करता है और फिर इस तरह से रिपोर्ट कर देता है कंडेंस्ड फॉर्म में, समरी फॉर्म में। ये एक पूरा प्रोफेशन है, ये एक पूरा सिस्टम है। अब आपको समझ आती है, यस, ये अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग तो फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, क्योंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए हर बंदे को, बिजनेस से जुड़े हुए ओनर को, मैनेजर को, क्रेडिटर को, इन्वेस्टर को, रेगुलेटर को, वो तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लोएस्ट लेवल पे रिकॉर्ड करने, कैप्चर करने, उसको ऑर्गेनाइज करने, एनालाइज करने, वेरीफाई करने और रिपोर्ट करने का सिस्टम है ये अकाउंटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आप पूछते हैं, ओके फाइन, समझ आ गई, लेकिन मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी अभी भी है कि ये जो रिपोर्टें बनी हैं, ये बनी कैसे थी। ठीक है, तो अब वो आपको बताता है कि देखें, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये रिपोर्टें बन के कहाँ से आई थी और इन्फॉर्मेशन कैप्चर कैसे की जाती है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसे करता है, तो आपको पहले एक और चीज़ समझनी पड़ेगी,
जो कि बड़ा ख़ास कॉन्सेप्ट है, वो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। वो आपको बताता है कि देखें अकाउंटिंग का सिस्टम जिस तरह के प्रॉब्लम्स आपको पेश आए हैं या जो इशू इस वक्त है, इसी तरह हमेशा से बिजनेसेस को आते रहे और उनको सॉल्व करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सदियों के प्रोसेस से अकाउंटिंग का सिस्टम इवॉल्व हुआ है। अब जिस तरह से वो चलता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो डेबिट और क्रेडिट का है। वो आपको बताता है कि अगर आपके एसेट में कभी भी कोई इजाफा हो तो आप कहते हैं कि डेबिट हुआ है, और उसमें डिक्रीज हो तो आप कहते हैं क्रेडिट हुआ है। जबकि जो बाकी दो चीज़ें अकाउंटिंग इक्वेशन में थी, लायबिलिटी और ओनर्स की इक्विटी, उसमें अगर इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट है, डिक्रीज हो तो वो डेबिट है। ठीक है, यानी एसेट में अगर कभी इजाफा हो तो वो डेबिट है और कमी हो तो वो क्रेडिट है। लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी में अगर इजाफा हो तो क्रेडिट है और कमी हो तो डेबिट है। यानी समझने की बात यह कि अगर बिजनेस की तरफ कोई चीज आ रही है तो ये डेबिट हो रहा है, बिजनेस से जा रही है चाहे वो दूसरे क्रेडिटर्स की तरफ जा रही है या ओनर की तरफ जा रही है बिजनेस से निकल के, तो वो बिजनेस के लिए क्रेडिट है। और अगर कोई चीज बिजनेस की तरफ आ रही है यानी बिजनेस का फायदा हो रहा है, और बिजनेस का फायदा उसी सूरत में होता है जब उसके एसेट में इजाफा होता है या उसकी लायबिलिटीज में कमी होती है, तो वो डेबिट होता है। और जब इसके उलट हो रहा हो तो वो क्रेडिट है। फिर वो आपको बताता है कि अगर ये आपने डेबिट क्रेडिट समझ लिया है तो फिर अगली बात समझें कि अब जिस तरह हम अकाउंटिंग करते हैं वो एक ख़ास सिस्टम है जिसे हम डबल एंट्री अकाउंटिंग कहते हैं। ये डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होती है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए हम दो एंट्रीज करते हैं, एक डेबिट एंट्री और एक क्रेडिट एंट्री। यानी कोई भी चीज हो रही है तो वो जहां पे एक जगह डेबिट हो रहा है दूसरी किसी जगह वो क्रेडिट हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए इसको डबल एंट्री अकाउंटिंग कहते हैं। हम इसकी तफसील में नहीं जाते कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये बहुत सारे तजर्बात के बाद और एवोल्यूशन के प्रोसेस से यहाँ तक अकाउंटिंग का सिस्टम पहुंचा है कि ये काम ऐसे करना चाहिए। अच्छा, ये दो बातें आपने समझ ली कि डेबिट क्या चीज़ होती है, क्रेडिट क्या चीज़ होती है, डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होती है। डेबिट वो होता है जब एसेट में इजाफा हो या लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी में कमी हो तो वो डेबिट है। और अगर एसेट्स में कमी हो या ओनर इक्विटी और लाइबिलिटी में इजाफा हो तो वो क्रेडिट है। एक बात। दूसरी बात ये कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह से चलता है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए एक जगह किसी अकाउंट में डेबिट एंट्री करते हैं और एक जगह क्रेडिट एंट्री करते हैं। कैसे, ये हम अभी देखते हैं। ये डबल एंट्री जैसे ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो एक ऐसी चीज़ में की जाती है जिसको जर्नल कहते हैं। जर्नल का आइडिया बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे पुराने दुकानदार किया करते थे कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई उन्होंने कोई चीज़ बेची नोट कर ली, किसी जगह कोई चीज़ खरीदी नोट कर ली, किसी को कर्ज दिया नोट कर लिया, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी जर्नल में नोट होती हैं। और जहाँ पे ये जैसे जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो ही कोई ट्रांजैक्शन होती है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली जाती है। हाँ, अलबत्ता आम दुकानदार की जर्नल से इस अकाउंटिंग जर्नल में ये फ़र्क होता है कि इसमें डबल एंट्री की जाती है। मिसाल के तौर पर देखें, कैश आया है, कैश कहीं से आया है, कैश आया है तो कैश चूँकि एसेट्स में शामिल है उसमें इजाफा हुआ है तो ये 80,000 डेबिट एंट्री कर दी गई। तो जैसा कि हमने कहा था जो ही डेबिट एंट्री की गई उसके साथ एक क्रेडिट एंट्री भी हमने करनी है। ये कैश ओनर ने दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल स्टॉक है, जो ओनर की इक्विटी है, उसमें भी 80,000 का इजाफा हो गया है।
ओनर इक्विटी में इजाफा होना क्रेडिट है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास एक कैश आया, तो जहाँ कैश का अकाउंट डेबिट हुआ, चूंकि ये एसेट है, एसेट में इजाफे का मतलब डेबिट होता है, तो उतनी ही एक दूसरी जगह क्रेडिट हो गया, यानी कैश में इजाफा हुआ है, एसेट में इजाफा हुआ है, डेबिट, और ओनर की इक्विटी में भी इजाफा हो गया है, ओनर की इक्विटी में इजाफा होने का मतलब क्रेडिट, ठीक है। और फिर इसके नीचे आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ये क्या कार्रवाई हुई है। ओनर्स इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस, ठीक है। ओनर ने एक बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, तो उसके नतीजे में एक जगह डेबिट हुआ, यानी कैश डेबिट हो गया, और जो कैपिटल स्टॉक था वो क्रेडिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नीचे पहले नोट पढ़ने पर, परचेज लैंड फॉर बिजनेस साइट, लैंड जो है वो खरीदी गई है जी 52,000 रुपए की। अब लैंड जो है उसमें इजाफा हो गया है, और लैंड एक एसेट है बिजनेस के लिए, तो एसेट में इजाफा हुआ है 52,000 रुपए का, तो या $52,000 का, तो इसका मतलब है ये डेबिट हो गया है, यानी हमारे पास जो एसेट था वो बढ़ गया है, तो डेबिट हो गया। लेकिन साथ ही हमारा कैश दे के हमने लिया है, तो कैश कम हो गया, कैश भी एसेट है, एसेट में कमी का मतलब होता है क्रेडिट। तो जहां पे असल में देखें ट्रांजैक्शन हो ये रही है, पहले कैश इन्वेस्ट किया गया, फिर जमीन खरीदी गई, लेकिन उसे हम रिकॉर्ड करते हुए डबल एंट्री करते हैं। एक जगह जो ट्रांजैक्शन होती है वो डेबिट ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट है, उसे रिकॉर्ड करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसके नतीजे में क्रेडिट कहाँ हुआ है, तो हम वो वहां पे क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद यानी कैश में इजाफा हुआ तो डेबिट, साथ ही लेकिन स्टॉक कैपिटल स्टॉक में इजाफा हो गया तो वो क्रेडिट, लैंड में इजाफा हुआ तो डेबिट क्योंकि एसेट में इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही कैश हमारे पास से गया, कैश एसेट था, एसेट में कमी हुई है तो क्रेडिट। इसी तरह बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम एमटीए, पेड पार्ट कैश बैलेंस विद इन 90 डेज। अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अब एक एसेट है, इजाफा हुआ उसमें तो डेबिट हो गया 36,000 का। हमने 6,000 कैश दे दिया, 6,000 कैश दे दिया, कैश में हो गई कमी, कैश में कमी हो गई, तो वो क्या हो गया, एक क्रेडिट एंट्री हो गई 6,000 की। और साथ में ये तो बिल्डिंग तो 36,000 की थी, 6,000 हमने कैश दिया, 30,000 का हमने एक नोट दिया कि हम 90 दिन में पे कर देंगे। अब ये नोट पेएबल में इजाफा हो गया है। अब नोट पेएबल क्या है, एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा होने का मतलब क्या है, क्रेडिट है, तो 30,000 का एक और क्रेडिट हो गया नोट पेएबल में इजाफे की सूरत में। तो ये देखें, ये 36,000 की डेबिट एंट्री हुई थी, और उसके बाद 2 क्रेडिट एंट्रीज हुई हैं, और वो दोनों मिला के 36,000 बनती है। तो इस तरह जो ही कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसे डबल एंट्री सिस्टम के तहत उसकी 2 जगह एंट्री करते हैं, एक अकाउंट में हम डेबिट करते हैं और दूसरे में क्रेडिट करते हैं। और ये हमने देखा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक डेबिट के अगेंस्ट 2 क्रेडिट एंट्रियां भी होती हैं, लेकिन टोटल अमाउंट उतनी ही होती है, जितनी डेबिट हुई है उतनी ही अमाउंट का क्रेडिट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, जब ये हो जाता है, जब ये जर्नल बन गया, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको रेलेवेंट अकाउंट्स में डाल देते हैं थोड़े अरसे के बाद। यानी ये देखें जैसे ये हो रहा है 20 तारीख को, 21, 22 को जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं वो हो रही है, फिर थोड़े दिनों बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद हम क्या करते हैं कि इनमें से हर एंट्री को उसके एक रेलेवेंट अकाउंट में जाके डाल देते हैं। ठीक है, वो जिस अकाउंट में डालते हैं वो इस तरह से होता है, यूं और फिर यूं। इस वजह से ये चूंकि टी की शक्ल बनती है, इसे हम कहते हैं टी अकाउंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं जी, टी अकाउंट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने हफ्ते बाद देखा
जो भी हुई थी। तो ये एंट्री हमने देखी किस अकाउंट में थी, कैश में। तो हमने कैश का एक टी अकाउंट बनाया और वहाँ पे डाल दी ये 80,000, वहाँ पे हमने डाल दिया कि 1/20 को, जनवरी 20 को 80,000 कैश में इजाफा हुआ है, यानी डेबिट हुआ है। तो डेबिट को हम टी अकाउंट में लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और उसके साथ एक क्रेडिट एंट्री हुई थी कैपिटल स्टॉक में, तो हमने कैपिटल स्टॉक का एक अकाउंट बनाया और उसमें क्रेडिट कर दिया। देखें, डेबिट वाली एंट्री जो टी अकाउंट में लेफ्ट साइड पे होती है, और जो क्रेडिट वाली है वो राइट साइड पे होती है। तो इस तरह से हम जितना बड़ा हमारा जर्नल होगा, उसमें से जो भी रेलेवेंट अकाउंट्स होंगे हम वो अपडेट करते चले जाएंगे, ठीक है। और अपडेट करने के बाद इस तरह होता जाएगा कि देखें, जैसे कैश वाला हुआ था ना, हमने पहले उसमें एक 80,000 की एंट्री हुई, फिर कैश में कोई जो है वो क्रेडिट एंट्री थी वो भी लिख दी, ये भी लिख दी। जो जो एंट्रीज होती जा रही हैं, जो डेबिट हो रही है कैश में वो डेबिट साइड पे लिखते जाते हैं, जो क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट साइड पे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक टी अकाउंट मेंटेन होता जाता है। फिर हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं एंड में, ठीक है। बैलेंस निकाल लेते हैं, अगर ये वाली साइड बड़ी हो तो हम इस साइड पे बैलेंस लिख देते हैं, ये वाली साइड बड़ी हो तो इस साइड पे लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो टी अकाउंट होता है वो कैश का जितने हमारे हेड्स होंगे, कैश, कैपिटल, बिल्डिंग वगैरह वगैरह जो भी होगा, उसमें जो रेलेवेंट एंट्रीज होती जाएंगी वो हम जर्नल से निकाल के उसमें डालते जाएंगे थोड़े थोड़े अरसे के बाद। ये मैनुअल अकाउंटिंग में होता है, अब तो कंप्यूटराइज्ड होती है, उसमें तो जो ही आप करते हैं तो वो रेलेवेंट अकाउंट में साथ ही अपडेट हो जाता है। ये समझने के लिए है, ओके। फिर ये जो सारे अकाउंट होते हैं, ये टी अकाउंट्स जो हैं, ये एक और डॉक्यूमेंट में होते हैं जिसे हम लेजर कहते हैं। उसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ये देखें, उसमें हम इस तरह से लिख देते हैं कि साथ साथ रनिंग बैलेंस भी लिखते जाते हैं। तो अब हमें पता चल रहा है कि 27 तारीख को हमारे पास कैश का जो बैलेंस है वो 15,800 है। अकाउंट रिसीवेबल जो है उसमें जो बैलेंस है वो हमारे पास 1200 है। लैंड जो है उसमें बैलेंस हमारे पास 52,000 है 21 तारीख को, ठीक है। तो ये जितनी जितनी हमारे पास वो टी अकाउंट अपडेट होते जा रहे हैं, तो वो दरअसल एक बड़े डॉक्यूमेंट का हिस्सा है जिसको हम लेजर कहते हैं। अब क्या होगा, फर्ज कर लें मैं 27 तारीख को बैलेंस शीट बनाने लगा हूं, तो हम क्या करते हैं, हम 27 तारीख को इन अकाउंट्स के जो जो बैलेंसेस हैं वो पकड़ के हम बैलेंस शीट में डालते जाएंगे। कैश इतना है, अकाउंट्स रिसीवेबल इतने हैं, लैंड इतनी है, बिल्डिंग इतनी है, ठीक है। तो अब अगर जो भी होंगे वो हम उसका आखिरी जो बैलेंस है जिस तारीख को हम बना रहे हैं वहां से पकड़ के उसमें डाल देंगे, बैलेंस शीट बन जाएगी। इसी तरह हमने कैश फ्लो बनानी होगी तो वो भी इन्हीं अकाउंट्स को देख के बना लेंगे। इनकम बनानी होगी तो वो भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये जो तीन चीजें जिनका हमने जिक्र किया, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। और इनकी मदद से ये देखें, अगर ये कोई कंपनी है तो उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को देखकर हम उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाज़ा लगाते हैं। और फिर हम उसके साथ साथ बाकी जो जनरल कंपनी से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है वो भी उसके अंदर शामिल करके तो ओवरऑल अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें ना, हमें अगर पता चल रहा है कि इतना कैश फ्लो हो रहा है किसी जगह पे, तो वो कैश फ्लो थोड़ा है कि ज़्यादा है, ये तो मार्केट की जनरल कंडीशन, उस इंडस्ट्री की सूरत हाल के मुताबिक पता चलेगा। तो हमें ये अदर इंफॉर्मेशन भी इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम जब देखते हैं तो फिर हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। और अगर हम मैनेजर हैं तो ये हेल्थ देखकर हम फैसले लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम ऑनर हैं तो हम भी इन्हीं स्टेटमेंट्स को देखकर फैसला करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टर हैं या क्रेडिटर हैं तो फिर भी हम ये इन्हीं स्टेटमेंट्स को प्लस जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है
वो शामिल करके देखते हैं कि हमें किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसको क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये सारे का सारा अकाउंटिंग का एक बेसिक प्रोसेस है और ये उसका ओवरव्यू है। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अकाउंटिंग की जो लॉजिक समझ में आ गई होगी और इसका एक बेसिक प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसकी टेक्निकलिटीज़ में, इसकी तफसीलात में हम बिल्कुल भी नहीं गए। हमने सिर्फ ये देखा, इसको अगर हम सम अप करें, हमने ये देखा कि जो भी फाइल किसी बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स को, उसको मैनेज करने के लिए उसके ओनर्स को, उसको लेंड करने के लिए उसके क्रेडिटर को, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को, और उसके बारे में क्या करना चाहिए उसके लिए ये फैसला करने के लिए जो रेगुलेटर्स को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, वो जो इंफॉर्मेशन एक खास तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, तभी ओनर का, मैनेजर का, क्रेडिटर का, इन्वेस्टर का और रेगुलेटर का डिसीजन मेकिंग का अमल हो सकेगा। वो सिस्टम जिसके ज़रिए से किसी बिजनेस में होने वाली तमाम इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है, रिकॉर्ड होती है, एनालाइज होती है, ऑर्गेनाइज होती है और रिपोर्ट होती है, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। और चूंकि यही इंफॉर्मेशन सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से हमें पता चला कि अकाउंटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अकाउंटिंग के प्रोसेस में बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती हैं, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, लेकिन तीन ऐसी हैं रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनको हम बेसिक रिपोर्ट्स कहते हैं। उनमें एक बैलेंस शीट होती है जो किसी खास दिन बिजनेस की ओवरऑल सिचुएशन को जाहिर करती है। एक इनकम स्टेटमेंट होती है जो किसी पीरियड के दौरान बिजनेस ने कितना कमाया उसको जाहिर करती है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है जो किसी खास पीरियड के दौरान बिजनेस के अंदर आने वाले कैश और बाहर जाने वाले कैश को समराइज करती है। ठीक है। और फिर एक चीज़ जो ज़्यादा ऑप्शनल है, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन के तौर पर ये कि ये बिजनेस को, ये जो रिपोर्ट्स बनती हैं, इसके लिए, इन रिपोर्ट्स के बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कैप्चर करने का अमल किस तरह से होता है, वो हमारा डबल एंट्री अकाउंटिंग का सिस्टम है, जिसमें जहाँ पे भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए एक डेबिट और एक क्रेडिट एंट्री की जाती है। वो एक जर्नल में की जाती है, जर्नल से हम उसे टी अकाउंट में लेके जाते हैं, टी अकाउंट सारे के सारे एक लेजर में पड़े होते हैं, और फिर वहाँ से जो उनके बैलेंसेस होते हैं वो हम निकाल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल देते हैं, बैलेंस शीट में डाल देते हैं। इसी से दूसरी स्टेटमेंट्स भी, रिपोर्ट्स भी बनती हैं। इसके दरमियान में और काफ़ी कुछ होता है, लेकिन उसमें हम जानबूझकर नहीं गए। हमारा मकसद सिर्फ एक ओवरऑल उसके प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेना था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।